Hello and good morning everyone. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 3rd of August. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे. Without getting delay, let's get started. हमारा आज का एजेंडा है, जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो है सेबी से रिलेटेड, इंडिया चाइना फोरम, चाइना अफ्रीका फोरम से रिलेटेड, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ब्रुनई और सिंगापुर में हमारे पीएम की विजिट, लॉ कमीशन एंड देन तीस्ता रिवर. विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. First news is about law doesn't allow raising of homes of accused, says Supreme Court. Recently कुछ ऐसे पर्सन जो कि एक्यूज्ड है उनके होम्स वगैरह को बुलडोजराइज किया गया है, मतलब बुलडोजर से, चूंकि वो इलीगल इंस्ट्रक्शंस थे, इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इसलिए उन्हें हटाया गया है. सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा है कि अगर कोई पर्सन एक्यूज है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ आपको अलाउ कर रहा है कि आप उनके घरों को, उनके शेल्टर को भी बुलडोजराइज कर दो. कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए. बेसिकली इस आर्टिकल से हमें कनेक्ट करने की जरूरत है जो हमारी इंडिया के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का रोल रखते हैं. जिस तरह से हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव के एक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी एक्शन इंडिपेंडेंटली उठा सकती है. उसके ऊपर चेक करने के लिए हमारे 2 पिलर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. सो यहाँ पे हमें एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिला कि किस तरह से जुडिशियरी ने इनिशिएट लिया कि आप ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते हो जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता है. सो हमारे लिए ये मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से इंडिया में मैकेनिज्म वर्क करता है और हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स आते हैं चेक एंड बैलेंस के. आवर नेक्स्ट न्यूज इज कांग्रेस रेजेस फ्रेश चार्जेस अगेंस्ट सेबी चीफ. सो कांग्रेस ने सेबी के चीफ के खिलाफ एक फ्रेश चार्ज एक्यूज किया उन्हें, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया है कि किस तरह से सेबी की जो चीफ है, वो पहले तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए. फिर अब कांग्रेस का मानना ये है कि सेबी की चीफ के जो शेयर्स है, इवन वो सेबी की एक फुल टाइम मेंबर होने के साथ साथ एक चेयरमैन भी है, स्टिल उन्होंने अपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं आईसीआई बैंक के साथ. आईसीआईसीआई बैंक से प्रॉफिट जनरेट होता है और वो सेबी की चीफ को मिलता है. इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस की साइड से आ रहे हैं, बट हमें इसे वेरीफाई करने के लिए की जरूरत है. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये एलिगेशंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो है एक इंस्टीट्यूशन, दैट इज सेबी. उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं. व्हाट इज सेबी? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हमने 1992 में स्टैब्लिश किया था. 1988 में सेबी को हमने बना दिया था, बट इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस हमने 1992 के एक्ट के थ्रू दिया था, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. बेसिक फंक्शन क्या है सेबी का? जो भी इन्वेस्टर्स का या जो स्टॉक मार्केट में होल्डर्स रहते हैं, बी इट इन्वेस्टर्स, बी इट इंटरमीडियरीज, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक हेल्दी मार्केट का डेवलपमेंट इंश्योर करना. सेबी का बेसिकली फंक्शन यही रहता है. सेबी में एक चेयरपर्सन रहते हैं और पार्ट टाइम और होल टाइम मेंबर्स रहते हैं. साथ के साथ अगर सेबी में ऐसा भी प्रोविजन है, अगर आप सेबी के किसी डिसीजन से खुश नहीं है, मतलब कि आपको लग रहा है कि ये डिसीजन फ्री एंड फेयर नहीं है, तो आप सेबी का जो एक्ट हमने पढ़ा 1992 का एक्ट, वो हमें एक प्रोविजन भी प्रोवाइड करता है, दैट इज रिगार्डिंग सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. सेबी के डिसीजन से ना खुश होकर हम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी अपील कर सकते हैं. साथ के साथ
इस सेबी के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स रहती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन सेबी के पावर और फंक्शंस का डिस्कशन करें तो सेबी एक क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। मतलब कि क्वाजी को अपन समझ सकते हैं सेमी, सेबी अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, इसलिए हमने इसे लेजिस्लेटिव बॉडी बोला, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सेबी अपने लिए सेबी जो एक्शंस होते हैं, जो इलीगल चीजें होती हैं, उनके लिए जजमेंट्स भी पास करती है, इसलिए हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला सेबी को। विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशन, कंडक्ट इंक्वायरीज, पास रूलिंग एंड इम्पोज पेनल्टीज। डिटेल में सेबी के फंक्शंस को डिस्कस करें तो 4 टाइप के फंक्शंस में सेबी के फंक्शन को कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज रेगुलेटरी, देन डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव, प्रमोशनल। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबको रेगुलेट करना, उनको रजिस्टर करना, उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन पे लगाना, सारा काम किसका रहता है? सेबी का। सेकेंड, डेवलपमेंटल फंक्शंस। सेबी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे हम सब जानते हैं, एक स्टॉक मार्केट का बहुत हेल्दी वे में डेवलप्ड रहना बहुत जरूरी है। वहीं से तो लोगों को फंडिंग मिलती है, वहीं से वो अपने शेयर्स बेचकर पैसे उठाते हैं। सो सेबी का फंक्शन जो है वो डेवलपमेंटल भी है, कि वो सेबी किस तरह से मार्केट का डेवलपमेंट हो, लोगों के बीच में अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, किस तरह के बॉन्ड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एक तरह से बॉन्ड मार्केट की एजुकेशन प्रोवाइड करने जैसे रोल्स भी सेबी काम करती है। देन प्रोटेक्टिव, जितने भी शेयर मार्केट में होल्डर्स रहते हैं, बी इट इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज और ऐसा पर्सन जो शेयर्स निकाल रहा है, सबके प्रोटेक्शन, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का रहता है। देन प्रमोशनल फंक्शन, सेबी एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेबी। हमने शॉर्ट में सेबी को रिवाइज किया कि सेबी कैसे फॉर्म हुआ है, फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास और क्या प्रोविजन है, जैसे कि एसएटी का, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का, इसके पावर्स के रिगार्डिंग किया कि ये एज अ सिविल कोर्ट काम कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट सेबी। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Why women don't come forward to report sexual misconduct? बेसिकली इस आर्टिकल में 2-3 केसेस डिस्कस किए गए, जिसमें ये बताया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 में लाया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी किया गया कि अगर कोई भी वर्क प्लेस है जिसमें 10 विमेन्स एम्प्लॉय हैं, तो उस वर्क प्लेस में जरूरत है कि इंटरनल कमेटी का फॉर्मेशन हो, दैट इज नोन एज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर एक ऐसा वर्क प्लेस जहां पे विमेन are working as an employee and having a number more than 10, that workplace should have a internal complaint committee. पॉश एक्ट ने ये चीज हमें मैंडेटरी बताई। इसी प्रकार इस मैंडेट को फॉलो करते हुए ऐसी वर्क प्लेसेस पे हमने इंटरनल कमिटीज का फॉर्मेशन तो कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि विमेन्स अगर अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट और इस सेक्सुअल असॉल्ट काइंड ऑफ चीजों की कंप्लेन लेकर अगर इंटरनल कमेटी के पास जा रही हैं, तो उस कमेटी से इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिल रहा है विमेन्स को, कि वो डरती हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स को फाइल करने में। कई बार ऐसा होता है, हमने हेमा कमेटी रिपोर्ट में भी ये देखा कि जो इंटरनल कमेटीज हैं वो प्रॉपर थोड़ा सा फंक्शनिंग नहीं कर पा रही हैं। कहीं ना कहीं उनमें जो कंपनी के लीडर्स रहते हैं उनका दबदबा बना रहता है, जिसकी वजह से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाती। और जो एम है कि जो भी अगर सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो रहा है वर्क प्लेस में, उसको वहीं का वहीं सॉर्ट आउट कर दिया जाए, वैसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पॉश एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, जिसे 2013 में लाया गया था। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, उसके बारे में डिस्कस किया। यूपीएससी के अकॉर्डिंग यही 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो इस न्यूज से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट,
Enhancing oversight, the GST Council could do more to smoothen the tax regime. इसमें GST regime में जो टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं टैक्स पेयर्स, उन पे डिस्कस किया गया है कि जो GST काउंसिल है वो और भी ज़्यादा वर्क कर सकती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो हमारा मेन बेसिकली काम क्या है, हम इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि क्या क्या की प्रॉब्लम्स जो कि टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं। The much awaited review of GST's complex multiple rate structure, जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। जो GST में हम सब जानते हैं कि अलग अलग टैक्स स्लैब्स डिवाइडेड है, 0%, 5%, 12%, 18%, इस तरह से मल्टीपल टैक्स रिजाइम है। सो ये थोड़ी सी टैक्स पेयर्स के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। सो जो टैक्स पेयर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो GST काउंसिल की मीट होने वाली है उसमें इस प्रोविजन को डिस्कस किया जाए कि जो मल्टीपल टैक्स रेट्स के कारण कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही है उसे किस तरह से कम किया जाए। फर्स्ट, द सेकेंड वन इज the council could also be briefed this time on the feasibility of reviewing the 18% GST levy on individual goods services such as health insurance and life cover that have attracted attention recently within and outside parliament। हम सब जानते हैं कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ कवर के लिए GST जिस GST टैक्स स्लैब में वो आता है वो है 18%। सो मानना ये है कि 18% टैक्स स्लैब्स हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा है। सो जरूरत है कि जो काउंसिल मीट करने वाली है रिसेंटली, वो मीट इस चीज़ पर भी डिस्कस करे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है उसे 18% से निकालकर कम टैक्स स्लैब में लाने की जरूरत है। The inclusion of items such as electricity, petroleum and alcohol into the GST net, something that industries and economists have been advocating for years, may be even more tricky। हम सब जानते हैं जब GST को इम्प्लाई किया गया था तब कुछ स्टफ्स को GST के एम्बिट से बाहर रखा गया था। बेसिकली GST के अंतर्गत स्टेट्स ने अपना टैक्स कलेक्शन का जो एक थोड़ा सा दायरा है वो सेंटर को प्रोवाइड कर दिया था और उसी रिगार्डिंग उस रिस्पेक्ट में फिर उसके बाद जो भी टैक्स मिलता था उसे सेंटर स्टेट के साथ शेयर करती थी। सो स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा एक टैक्स आने का वो है सोर्स है उसे माना गया था अल्कोहलिक स्टफ्स। सो स्टेट ने अपना अल्कोहल से रिगार्डिंग टैक्स लेने का पावर नहीं छोड़ा था, मतलब कि अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्टफ्स अभी भी GST के एम्बिट से बाहर है, मतलब उन पर GST नहीं लगाई जाती है। सो कई सारे इंडस्ट्रीज वगैरह का मानना है कि इन स्टफ्स को भी GST के एम्बिट के अंतर्गत लाया जाए। रिवेन्यू ट्रेंड्स, बट ऐसा देखा जा रहा है कि जब तक कि रिवेन्यू ट्रेंड्स हेल्दी है, मतलब कि जो टैक्स कलेक्शन का रेशियो है वो कंटिन्यू ऊपर वाली सिचुएशन में जा रहा है, तो GST काउंसिल इस चीज को नजरअंदाज कर रही है या इग्नोर एक तरह से कर रही है कि हमें इन सारी चीजों को एम्बिट में लाना चाहिए या नहीं। सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस faced after the implications of GST. So during the mains answer writing, these points can help you. Without getting delay, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Dealing at a China-Africa forum that India must track. बेसिकली अभी 4 to 6 सितंबर को चाइना और अफ्रीका के फोरम के बीच में मीटिंग्स होने वाली है। सो ये जो पूरा आर्टिकल है ये उसी को लेके डिस्कस करता है। The event comes at a time when African nations are facing multiple issues: high inflation, currency depreciation, heavy debt burden, unconstitutional military takeovers and geopolitical challenges. So बेसिकली जो करंट मीट है, मतलब जो चाइना और अफ्रीका वाले नेशंस मिलने वाले वो मीट ऐसी सिचुएशंस में हो रहा है जो कि थोड़ा सा अफ्रीका के लिए कम फेवरेबल सिचुएशंस है। मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अफ्रीकन कंट्रीज की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत कम हो रही है। सेकेंड, जियोपॉलिटिकली भी हम सब जानते हैं इजराइल में क्या हो रहा है। इस टाइप के इश्यूज में चाइना और अफ्रीका की मीटिंग होने वाली है। सो बेसिकली देखा जाए
तो इस मीट के दौरान अफ्रीकन नेशंस अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी वाला सौदा सेट करने के माइंडसेट में है। उनका मानना यह है कि जो कंडीशंस अफ्रीका में है, मतलब ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से अफ्रीका इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, उन चीजों पर फोकस किया जाए। सो डिस्कस करते हैं। इन अफ्रीका द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड इवन डूइंग बेसिक प्रोसेसिंग एट होम सच एज रोस्टिंग रॉ कैश्यू नट्स रिमेन अ चैलेंज। मतलब कि जो चैलेंजेस अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा फेस किए जाते हैं, जैसे कि वहां पे चलो ठीक है एग्रीकल्चर तो कर लेते हैं लोग, लेकिन जो उसके आगे की प्रोसेस है, एक बेसिक प्रोसेसिंग होती है जिससे कि फूड की वैल्यू को इनहेंस किया जाए, एक सप्लाई चेन बन जाए। कि वी ऑल नो एग्रीकल्चरल गुड्स जो रहते हैं वो थोड़े से पेरिशेबल रहते हैं, उसे हम लंबे टाइम तक विदाउट प्रोसेसिंग नहीं स्टोर कर सकते। सो अफ्रीकन नेशंस में एक बेसिक प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो बात की जा रही है कि इस एजेंडा पे इस जो अफ्रीकन नेशंस के द्वारा ये चैलेंज फेस किया जाता है उस पर डिस्कस किया जाएगा। साथ के साथ माना जाता है कि चाइना के साथ साथ इंडिया के पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो वो इस सेक्टर में अफ्रीका की हेल्प कर सकता है। They have the right experience and tools to support African agriculture to become more climate resilient. Developing satellite system to improve weather forecasting is one way. बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको कंपेयर करके बताया गया इस एडिटोरियल में कि रिसेंटली तो अफ्रीका और चाइना की मीट होने वाली है, बट सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास भी अवेलेबल है। यूजुअली पीपल्स जो है वो चाइना और इंडिया को एक ही स्टेज पर रख के देखते हैं जब बात होती है अफ्रीका की। अफ्रीका में क्या है, कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपने नेशन में टेक्नोलॉजीज चाहिए, डिफेंस चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। सो देखा जाता है कि इंडिया और चाइना दोनों के पास पोटेंशियल है कि वो अफ्रीकन नेशंस के डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया और चाइना की पॉलिसी है हेल्प करने की वो थोड़ी सी चेंज है। देखते हैं किस तरह से चेंज है। फर्स्ट, इंडिया मस्ट एम्फेसाइज कंटिन्यूटी इन इट्स एंगेजमेंट विद अफ्रीका। द लास्ट इंडिया अफ्रीका फोरम समिट वाज इन 2015। बोला जाता है कि दोनों सेम पेज पर हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो जो लास्ट इंडिया अफ्रीका फोरम हुआ था वो 2015 में हुआ था। मतलब कि क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पर है कि इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अपना जो मीटअप है, जो फोरम है, उसे टाइमली ऑर्गेनाइज करे और इन अपॉर्चुनिटीज को, पोटेंशियल को ग्रैब करे अफ्रीका में अच्छा बेहतर करने का। But if India wants to capitalize on the momentum following the inclusion of African Union in the G20 under the Indian presidency, it must hold the IAFS 4 at the earliest. जैसा कि हम सब जानते हैं जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एम्फेसिस करता है कि G20 नेशंस में अफ्रीकन यूनियन को लाया जाए। सो अगर इंडिया ऐसा चाहता है तो बेसिकली पहले इंडिया को अपना एक स्टैंड दिखाना पड़ेगा अफ्रीकन नेशंस के सामने। उसको बताना पड़ेगा कि जो इंडिया की थिंकिंग और थॉट प्रोसेस है। सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत हम चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट बने। सो उसके लिए हम एम्फेसाइज कर रहे थे अफ्रीकन यूनियन टू बी अ पार्ट ऑफ G20। सो उस बीच हमें पहले अफ्रीकन नेशंस के साथ अपना एक ट्रस्ट जीतना होगा, अपना एक जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा जिसके तहत वो भी अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट बने। Second thing, India could play a central role in strengthening the integration of African economies into global value chains and supporting Africa's industrialization. We all know, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अफ्रीका की एग्रीकल्चरल सेक्टर है या इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी ज़्यादा भी कैपेबल नहीं है कि वो बेसिक प्रोसेसिंग को भी कंडक्ट कर पाए। सो इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, वहाँ की इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ताकि जो अफ्रीका की इकोनॉमीज है, कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज ने उससे थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया है। अफ्रीकन नेशंस को ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड माना जाता है। सो
इंडिया इस तरह के स्टेप्स उठाए ताकि वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में बन पाए और जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर करे और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। इंडिया कौन कौन से सेक्टर्स में अफ्रीका के साथ शेयर कर सकता है या वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है? सो दैट इज एग्रीकल्चर, pharmaceuticals and manufacturing. The idea is to set up manufacturing bases in the African countries that will help to create employment and service local markets. Already discussed कि इंडिया अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ाए ताकि कंट्री का डेवलपमेंट इंश्योर हो सके, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोकल पीपल्स जो हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, इस तरह से चीजें कंडक्ट हो। Indian companies working in Africa should look to invest in farm mechanization, food processing, irrigation, establish cold storage infrastructure to prevent food wastage, and continue to promote the use of AAA, that is affordable, appropriate and adaptable technologies. The third lesson pertains to encouraging greater Indian private sector participation and finding innovative financing सॉल्यूशंस। बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियंस में जो रिसर्च एंड इनोवेशन की बात है वो भी कम की जाती है। सो इंडिया वहाँ के रिसर्च एंड इनोवेशन में भी इन्वेस्ट करे और इस तरह से सॉल्यूशंस बताए ताकि अफ्रीकन यूनियन का भी डेवलपमेंट हो पाए। सब्सिक्वेंटली इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग सच एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड ब्लेंडेड फाइनेंसेस आर द वे फॉरवर्ड। साथ के साथ बात की जा रही है कि वहाँ की टेक्नोलॉजीज पर वर्क करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर वहाँ पे वर्क करें, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाया जाए। साथ के साथ बात की जा रही है कि जो वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस तरह से हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने यूपीआई को लिंक करके पेमेंट के इंटरफेस को लिंक करते हैं, उस तरह से हम जरूरत है कि हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी इस तरह के फाइनेंशियल लिंकेजेस के प्रोग्राम चालू करें। So this was the article discussing about some things. इसमें ये बताया गया कि अभी अफ्रीका और चाइना की जो फोरम है वो डिस्कस होने वाली है 4 और 5 सितंबर को। जो ग्लोब है वो अफ्रीका के रिस्पेक्ट में इंडिया और चाइना को एक ही पेज पर मानता है कि दोनों के अंदर पोटेंशियल है कि दोनों कंट्रीज अफ्रीका के साथ फोरम्स में साइन कर सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है और अफ्रीका के डेवलपमेंट पे वर्क कर सकती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमने देखे कि इंडिया के साइड से हमें देखने को मिलते हैं कि टाइमली फोरम अरेंज नहीं होती है, इंडिया का अफ्रीकन यूनियन में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, अभी भी वहाँ की कुछ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके बातें वो कम नजर आ रही है। सो इंडिया शुड वर्क ऑन ऑल दीज ताकि इंडिया अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट्स बनाने में, रिलेशंस बनाने में एक लीड हासिल कर सके एज कंपेयर टू चाइना। द नेक्स्ट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल इज नॉटी। बेसिकली रिसेंटली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में लाया गया था उस पर कुछ अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन उस अमेंडमेंट में भी क्या उस बिल में कुछ प्रोविजंस हैं जो स्टिल जो हमारे रिसेंट चैलेंजेस हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उसको इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। The bill shows much evidence of a further centralization of an already heavily centralized disaster management act. बताया जा रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करता है। सो अगर हम इस बिल के प्रोविजंस को ले आते हैं तो ये सेंट्रलाइजेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। द प्रपोज्ड बिल फर्दर प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू pre-act organizations such as National Crisis Management Committee and High Level Committee, complicating the chain of actions to be followed in case of disaster. Basically होता क्या है, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्क करते हैं एक चेन रहती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट,
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अगर हम इस चेन को और बड़ा कर देंगे, जो वर्किंग कमिटीज हैं उनको भी हम एक स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, सो ये चेन और भी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है कि किसी भी डिजास्टर में जहां पर हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, वहां हम एक्शंस में कहीं ना कहीं और डिले हो सकते हैं। सो जो बिल लाया गया है वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो चैलेंजेस हमारे द्वारा फेस कर रहा है उनको और बढ़ाने की बात कर रहा है। This can delay response to disasters। और बात करते हैं, the bill it also establishes an urban disaster management authority for state capitals and cities with municipal corporations। हम बात तो कर रहे हैं कि हम और भी ज्यादा बॉडीज बनाएंगे, अथॉरिटीज बनाएंगे, जैसे कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें कि म्युनिसिपल्स को भी पार्ट दिया जाएगा। सो ऐसा करना डिजास्टर को टैकल करने के लिए सॉल्यूशन के जैसा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिजास्टर्स टैकल करने के लिए हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, तो वो है फंड्स की। अगर इन सब के दौरान हम फंड्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ बॉडीज को बढ़ा रहे हैं, तो चैलेंज तो सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। तो जरूरत क्या है कि हम फंड्स को बढ़ाएं, कि किस तरह से डिजास्टर आने पे तुरंत फंड्स का डिसबर्सल हो और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जा सके। So this cannot be worked without the necessary financial devolution, creates more problem than it solves। बात करते हैं कि अभी का जो एक्ट है उस पे और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। इट सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन फंड्स, ऑलरेडी डिस्कस कि जिस तरह से अभी प्रोविजन चलता है, अगर फंड्स का डिसबर्सल करना है तो उसमें भी सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है। स्टेप बाय स्टेप चेन फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके हमारे फंड्स जो हैं वो एलोकेट होते हैं ग्राउंड लेवल पर, और फिर डिजास्टर से लड़ने के लिए हमें फंड्स मिलता है। सो पहली प्रॉब्लम, जो फंड्स हैं उनका सेंट्रलाइजेशन किया हुआ है। सेकेंड थिंग इज रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुछ ऐसे डिजास्टर्स नोटिफाई किए गए, बताए गए हैं, जिनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वर्क करता है। फंड्स हैं वो मिलते हैं और स्टेट अथॉरिटीज अपना अपना काम करती हैं। सो उस जो एक्ट है उसमें कौन कौन से डिजास्टर को नोटिफाई किया गया है, दैट इज साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। ये सारे जो डिजास्टर्स हैं इन्हें तो हमने नोटिफाई किया है, बट सबसे बड़ी चीज जो कि अभी हमें देखने को मिल रही है, दैट इज क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। ऐसे डिजास्टर जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हीट वेव्स का भी इम्प्लीकेशन उतना ही है जितना कि किसी लैंडस्लाइड या किसी एरिया में फ्लड्स आने की वजह से जितने ह्यूमन की लाइफ को लॉस होता है, उतना ही लॉस हम हीट वेव्स वगैरह से भी देखते हैं। लेकिन हीट वेव्स जैसे एक इम्पॉर्टेंट डिजास्टर को इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हीट वेव्स से जो लॉस होता है या जो उसके मैनेजमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। So this is the thing that is discussed in this editorial। पहले डिस्कस किया गया कि जो बिल में प्रोविजंस हैं, जो अदर बॉडीज बनाने की बात की जा रही है जिससे कि पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, पहली चीज। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स के अंतर्गत प्रोविजन है उसको लेकर के डिस्कस किया गया कि क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। So there is a need to revisit the center's effort in addressing the issue of financial preparedness when it comes to the management and response of disaster। So this was about this article। Then limited access to mental health care। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है मेंटल हेल्थ केयर को लेकर के। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस स्टेट दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन। WHO का मानना है कि 3 लाख की पॉपुलेशन में एटलीस्ट 1 लाख की पॉपुलेशन में एटलीस्ट 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में सर्वे किया गया तो उसमें यह पाया गया कि
1 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ 0.75 साइकेट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो डिमांड और अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें बहुत मिसमैच है चीज़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक सर्वे के दौरान एक अच्छी चीज़ ये पाई गई कि पहले सिर्फ 35% लोग ही मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते थे। मतलब उनका मानना ये था कि हाँ भाई, हम मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हमें किसी साइकेट्रिस्ट की नीड है। अब वो जो रेशियो है वो बढ़कर 65% हो चुका है। मतलब कि 65% जो लोग हैं वो ये एड्रेस करते हैं, वो ये मानते हैं कि हाँ भाई, मेंटल हेल्थ केयर नाम की भी एक चीज़ होती है जिसके लिए हमें स्पेशल लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमें इस मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाए। सो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसके पॉइंट्स आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, जो डेटा आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाय आरबीआई। रिसेंटली आरबीआई ने एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया है। क्या है ये? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जो कि एक तरह की क्रेडिट क्लियरेंस के लिए हेल्प करेगा। जब भी एक पर्सन बैंक्स में अप्लाई करता है लोन्स के लिए कि उसे लोन्स चाहिए रहते हैं, तो बैंक पहले उस पर्सन के पूरी क्रेडिट वर्थीनेस को की इंफॉर्मेशन को निकालती है कि उस पर्सन के पास कितनी लैंड है, उस पर्सन ने पहले कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों से कितना कितना लोन लिया है और लोन रीपेमेंट करने के लिए उसका क्या माइंडसेट रहा है, क्या उसने कभी डिफॉल्ट किया है। इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पहले बैंक्स अलग अलग सोर्सेज का यूज करती हैं। सो आरबीआई ने 2023 में कहा था कि इन सब प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करने में डिले हो जाता है। सो इस चीज को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लाया है जिसमें सभी सोर्सेस से डाटा को एक ही जगह पे मर्ज करके रखा जाएगा। ये एक तरह का एप्लीकेशन होगा जिसमें बैंक्स किसी भी पर्सन का जो कि एप्लीकेंट है, जो लोन लेना चाहता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड होल्डिंग, अलग अलग जगह से जहां से उसने लोन लिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी, क्रेडिट वर्थीनेस, सब तरह का डाटा उस ऐप में मर्ज्ड होगा। बैंक्स उस डेटा का यूज करके एप्लीकेंट का लोन जल्द से जल्द अप्रूव कर सकती है। सो बेसिकली दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। The Unified Lending Interface is a platform that facilitates the seamless flow of a customer's digitalized financial and non-financial data from multiple data service providers to lenders, making credit underwriting seamless and customer journeys frictionless for a diverse range of borrowers. बेसिकली वही बात है कि जो भी एप्लीकेंट है जिसे क्रेडिट की जरूरत है उस पे फ्रिक्शनलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया है जिसमें मल्टीपल डेटास को मर्ज करके दिखाया जाएगा कि किस पर्सन की क्रेडिट वर्थीनेस या जो हिस्ट्री रही है लोन लेने की वो कैसी रही है। देन नेक्स्ट, PM's visit to Brunei, Singapore to focus on trade and technology. बेसिकली ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की विजिट देखने को मिलेगी ब्रुनेई और सिंगापुर में। सो डिस्कस करते हैं। जो ब्रुनेई है, इन ब्रुनेई he is expecting to meet with the Sultan, the world's longest reigning monarch, and India and Brunei will sign an MOU on space cooperation to take further their earlier 2018 cooperation agreement on satellite tracking. Basically 2018 में इंडिया और ब्रुनेई ने मिलकर साइन किया था सैटेलाइट ट्रैकिंग को लेकर एक एग्रीमेंट। सो अभी हो सकता है कि हमें इस चीज में डेवलपमेंट देखने को मिले। स्पेस कोलैबोरेशन को लेके इंडिया और ब्रुनेई और भी एग्रीमेंट्स में सामने आए। साथ के साथ अगर सिंगापुर के साथ बात की जाए तो इंडिया और सिंगापुर 4 एग्रीमेंट्स पर बात करेंगी, दैट इज सेमीकंडक्टर, डिजिटल कोऑपरेशन, हेल्थ केयर एंड स्किलिंग। सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट 6 पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर है। आसियान रीजन में
साथ के साथ अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो सिंगापुर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। सिंगापुर हमारे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत अच्छा काम करता है, साथ के साथ ट्रेडिंग पार्टनर भी बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रुनेई के साथ हमारे इतने ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छे नहीं है, हमारे ट्रेड एक्सचेंजेस भी ब्रुनेई के साथ कहीं ना कहीं कम है। तो ज़रूरत है कि हम और भी एरियाज पर फोकस करें और अपने रिलेशनशिप्स ब्रुनेई के साथ भी बेहतर बनाएं। अगर इन दोनों कंट्रीज के विजिट की इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो ये है कि इम्पोर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहली चीज जो इंडिया प्रैक्टिस करती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन पर विजिट करें, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करें। सेकेंड, आउटरीच टू मैरीटाइम नेबरहुड इन द रीजन। ब्रुनेई और सिंगापुर हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं, उस पर भी हमें काम करने को मौका मिलेगा। साथ के साथ देखा गया है और ब्रुनेई और इंडिया के बीच में चैलेंजेस जो सामने देखने को मिले वो ये है कि पहले इंडिया ब्रुनेई से ऑयल को इंपोर्ट करता था, बट रिसेंटली चूंकि हमारे ऑयल इंपोर्ट्स रशिया के साथ बढ़ गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रुनेई के साथ हमारी एक्सचेंजेस कम हो गए हैं। सो इंडिया और ब्रुनेई और भी सेक्टर्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन बिगनिंग विद द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। इस पूरी मीटिंग को वाइंड अप होने देते हैं, सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो जाए, फिर हम एक एक करके इंडिया के सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ जो रिलेशंस हैं हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली कितना इम्पोर्टेंट, क्या सिग्निफिकेंस है हमारा इन कंट्रीज के साथ, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स 23rd लॉ कमीशन। बेसिकली अगस्त के एंड में देखा गया कि जो 22nd लॉ कमीशन था उसका टेन्योर खत्म हो गया। अब सेंटर ने 23rd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लॉ कमीशन। समझते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब कि लॉ कमीशन क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करती है टाइम टाइम पर, और इसका वर्क क्या है, हमें सजेस्ट करना लीगल रिफॉर्म्स को लेके, and it's to work for legal reforms. The commission is established for a fixed tenure and work as a advisory body to Ministry of Justice and to Ministry of Law and Justice. सो बेसिकली दिस वॉज अबाउट लॉ कमीशन। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि लॉ कमीशन कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे हम फिक्स टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका काम क्या है, लीगल रिफॉर्म्स पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइजर्स प्रोवाइड करना। सो नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज हेक्टिक नेगोशिएशंस ऑन फॉर द हाउस पैनल्स। बात की जा रही है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज से रिलेटेड। हम सब जानते हैं जो इंडिया का पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, दोनों हाउसेस में हम डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाते हैं। हमारे पास 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज है, जिसमें से 16 लोकसभा से हैं और 8 राज्यसभा से हैं। अभी के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसको देखते हुए देखा गया कि जो अपोजिशन पार्टी है उसके अंतर्गत 4 पार्टीज की हेडशिप आई है, मतलब कि वो 4 पार्टीज पे 4 कमेटीज पर लीड कर सकती है। बट जो दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन है, उन दोनों के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा है कि कौन सी कमेटी को कौन लीड करेगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके फॉर्मेशन में डिले देखने को मिल रहा है। मतलब कि पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन ही नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सा लीडर किस पार्टी को लीड करेगा। देन नेक्स्ट, open to caste census but it should not be used for politics। RSS, we all know RSS के साइड से एक स्टेटमेंट आया है। हम सब जानते हैं अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है कास्ट सेंसस को रिलेटेड, कि हमें कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाना चाहिए या नहीं। उसके अपने ही कुछ चैलेंजेस और
प्रोज हैं जिसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। सो इनका स्टेटमेंट आया है कि अगर हम कास्ट सेंसस के डेटा को डाउन प्रोडेंट लोगों के अपलिफ्टमेंट में यूज कर रहे हैं तो हमें कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाना चाहिए। अदरवाइज अगर इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जाए तो जरूरत नहीं है कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाने की। बी वरी ऑफ मार्केट फाइनेंशियलाइजेशन। देखा जा रहा है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं 140% ऑफ जीडीपी से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियलाइज है। सो इन एक स्टेटमेंट आया कि हमें इतना ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं इतना ही हमें अपना चीज़ों का असेट्स का फाइनेंशियलाइजेशन करना चाहिए जितना कि हमारी इकोनॉमी बेयर कर सके। क्या पता अगर ये चीज़ें एक बबल जैसे ब्लास्ट होता है उस तरह से ब्लास्ट हो जाए तो इट विल बी वेरी मच हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। Indian stock market capitalization is about 140% of the GDP, the chief economic advisor says. Adding record profitability of the Indian financial sector, high level of market capitalization give rise to another phenomenon that deserves closer examination. नेक्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स सेल 50% ऑफ आईपीओ परचेसेस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आईपीओ परचेस को समझना। जैसे कोई भी कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार इंट्रोड्यूस करती है पब्लिक के लिए कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करे तो उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखा गया है रिसेंट ट्रेंड में कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है उसका 50% तो लोग, मान लो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसका 50% जो है वो इन्वेस्टर्स फिर से वापस सेल आउट कर देते हैं। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट था वो था आईपीओ को समझना। नेक्स्ट, बांग्लादेश टू रीस्टार्ट टॉक्स विद इंडिया ओवर तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स हैं वाटर को लेकर के, रिवर्स को लेकर के, पावर सेक्टर को लेकर के। सो इन सब के बीच एक और एग्रीमेंट है दैट इज तीस्ता रिवर। हम अगर हम बांग्लादेश के साथ चीजें ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब कि जो तीस्ता वाटर एग्रीमेंट है उसको फिर से रीस्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है तीस्ता रिवर। बेसिकली तीस्ता रिवर एक ऐसी रिवर है जो पहले पद्मा, मतलब कि जो गंगा ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट थी, बट विद टाइम तीस्ता रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया और अब वो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है। मतलब कि जो तीस्ता रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र की। सिक्किम के सोलामू लेक से तीस्ता ओरिजिनेट होती है और फिर सिक्किम, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में ड्रेन आउट होकर के बांग्लादेश जाकर ब्रह्मपुत्र का पार्ट बन जाती है। सो दिस वाज द न्यूज रिगार्डिंग तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। अब प्रीलिम्स को लेकर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो पहले भी न्यूज पे बने हुए थे। फर्स्ट वन इज रीसेट प्रोग्राम, दैट इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट स्कीम। ये एक स्कीम है जो कि हमने लॉन्च की है 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में, जो कि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो पोटेंशियल है उसको यूज करने के हिसाब से, उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के हिसाब से। पर्पस जो है, the skills and experience of retired athletes will be benefits to the new generation. एलिजिबिलिटी है इसकी 20 to 50 ईयर्स। साथ के साथ इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है कि कौन कौन से पर्सन को हम इस स्कीम के अंतर्गत लाएंगे। सो वो ये है विनर ऑफ एन इंटरनेशनल मेडल, नेशनल मेडलिस्ट या पार्टिसिपेंट्स इन कॉम्पिटिटर्स competition recognized by National Sports Federation. So this was about the reset program. इसके implementation institute जो है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो हमने समझ लिया कि रीसेट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, वो है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड। अभी मैंने बात की जो ये स्कीम है वो 29 अगस्त को लॉन्च की गई है, दैट इज द मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे। हमारे जो हॉकी के जिन्होंने हॉकी में अपना एक हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूशन दिया है, हैट्रिक तरीके से इंडिया को हॉकी में जिताया है,
जो समर ओलंपियाड्स हुए थे 1928, 32 और 36 में, उसमें इंडिया ने पहली बार तीनों साल हॉकी में जीता था। दैट वाज अंडर द मेजर ध्यानचंद जी। सो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हमने 2012 से 29 अगस्त को एज अ स्पोर्ट्स डे मनाना स्टार्ट किया है। और इसी दिन हम कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी देते हैं, जिनमें से एक है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दिस वाज अबाउट द न्यूज, दैट इज रीसेट प्रोग्राम एंड स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट न्यूज इज प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द pension of personnel related to the defense sector. The Indian Army launched the first phase of Project Naman, designed to provide dedicated support and services to defense pensioners, veterans and their families across the country. सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से हमें याद रखने की है, वो ये है कि प्रोजेक्ट नमन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए है। इसके अंतर्गत जो डिफेंस में जिन्होंने काम किया है, जो पेंशनर्स हैं या जो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके लिए हम कुछ फैसिलिटीज, सपोर्ट रूम्स टाइप की चीज़ें ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट नमन एक स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम है, उसका ही एक कंपोनेंट है। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन या रक्षा पोर्टल। ये एक तरह का पोर्टल है। स्पर्श एक पोर्टल है जो कि डिफेंस सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनकी पेंशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए बनाया गया है। इसी पोर्टल के अंतर्गत हमने नमन प्रोजेक्ट को लाया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट नमन और स्पर्श किस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज फ्लोराइड कंटामिनेशन। रिसेंटली नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने कुछ सर्वेस की है जिसके अंतर्गत सामने ये पाया गया कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें फ्लोराइड का कंटामिनेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बेसिकली कुछ एक लिमिट तक जो फ्लोराइड है वाटर में वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। फ्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक वो हमारे लिए अच्छा रहता है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, उससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेचुरली देखा गया है कि 0.06 to 0.9% फ्लोराइड हमारे वाटर में प्रेजेंट रहता है। According to the WHO, the safe limit for fluoride in drinking water is 1 level. Above this are considered unsafe. अगर इससे एक लेवल भी ज़्यादा फ्लोराइड हमारे वाटर में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए अनसेफ रहता है ड्रिंकिंग के पर्पज से। फ्लोराइड से हमें फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। फ्लोरोसिस मतलब कि जो स्केलेटन सिस्टम है या जो बोन्स हैं कहीं ना कहीं वो वीक पड़ने लगती है, दैट इज नोन एज स्केलेटल फ्लोरोसिस। इसके साथ साथ फ्लोराइड कहीं ना कहीं दांतों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन अगर फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो यही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डेंटल डीके के लिए। इसके अगर रेमिडिएशन की बात करें कि किस तरह से हम फ्लोराइड से रिलेटेड चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, मतलब कि जो ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कंटामिनेट हो गया है फ्लोराइड से, उसे ठीक करने के लिए हमारे पास क्या प्रोविजन अवेलेबल है? सो द प्रोविजन इज बायोचार्स। बायोचार्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके थ्रू अगर हम उसे कंटामिनेटेड वाटर में डालते हैं तो वो पायरोलिसिस एक प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू हमारे फ्लोराइड को वो पूरा कन्वर्ट करके और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वाटर से निकाल देता है और फिर वो जो वाटर रहता है वो हमारे लिए सेफ हो जाता है। बायोचार्स, इट इज अ चारकोल लो ऑक्सीजन environment like material which is made by heating biomass in a low oxygen environment. The process of heating organic substance at high temperature is called pyrolysis. पायरोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू हम बायोचार्स को बनाते हैं और ये बायोचार्स का यूज किया जाता है फ्लोराइड कंटामिनेटेड वाटर को ठीक करने के लिए। अगर बात की जाए फ्लोराइड के यूज को, तो फ्लोराइड अर्ली टू डिके को कम करता है या उसे रिवर्स कर सकता है, साथ के साथ हमारे टूथ्स के लिए अच्छा रहता है लेकिन एक लिमिट तक।
देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइक्लोन आसना। जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे साइक्लोन आसना ऑब्जर्व किया गया है विदाउट मेकिंग एनी सीरियस इम्पैक्ट ऑन द प्रोन रीजन्स। पहले देखा गया था कि अरेबियन सी में बहुत कम साइक्लोन्स आते थे। 1976 के बाद साइक्लोन आसना को थर्ड टाइम देखा गया है। इस चीज से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो अपना इम्पैक्ट बढ़ाता जा रहा है और जो साइक्लोन्स का वेस्टर्न कोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं साइक्लोन प्रोन नहीं है, बट स्टिल रिसेंट अगर हम सर्वे करें तो उस एरिया में भी हमें कई सारे साइक्लोन्स देखने को मिले हैं। जो साइक्लोन आसना है उसने गुजरात के कोस्ट पर या हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई है, उसने अपना रूट डेविएट कर लिया है। Then next is समुद्र प्रताप। Recently, the first indigenously built pollution control vessel was launched in Goa. हम सब जानते हैं जो हमारा सी है उस पे कई बार हमें कुछ तरह की चीजें देखने को मिलती हैं जैसे कि ऑयल स्पिल्स, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इस तरह से हमने इंडिजीनियसली मतलब इंडिया ने खुद बनाई है समुद्र प्रताप नाम की एक वेसल जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल पर वर्क करेगी। ऐसी वेसल्स इंडिया के पास पहले से थी बट वो सारी हमने किसी ना किसी कंट्री से इंपोर्ट करवाई थी। समुद्र प्रताप पहली ऐसी इंडिजीनियसली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडिया ने बनाई है। दिस इज समुद्र प्रताप। देन नेक्स्ट रूमी 1। India launched its first reusable hybrid rocket Rumi 1. So UPSC में पूछा जा सकता है Rumi 1 क्या है। Rumi 1 एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड रॉकेट मतलब क्या कि इसमें दोनों टाइप के प्रोपल्शन सिस्टम वर्क कर सकते हैं, प्रोपल्शन इंजन पर वर्क कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। जो हमारा फ्यूल है जो रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए काम करता है, जो इंजन की वर्किंग के लिए जरूरी रहता है, उस फ्यूल में हाइब्रिड मॉडल का यूज किया गया है, दैट इज लिक्विड फ्यूल एज वेल एज गैसियस फ्यूल। सो दिस वाज अबाउट द रूमी 1। इस तरह से छोटी छोटी न्यूज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन न्यूज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। साथ के साथ आपको 2 PYQs भी दिए गए जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन और इस तरह के सेशन से जुड़े रहने के लिए एग्जैक्ट IAS के इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। होप यू ऑल लाइक द सेशन।